हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका सहयोगी। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जेआईसी लेक्चरर के लिए, और हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है और आगे इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। हाँ, अब टॉपिक्स रैंडम्स हैं, कभी हम यहाँ से तो कभी यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, जहां पर ढेर सारे एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं जो फिजिक्स से रिलेट करते हैं, और वहां पर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपके साथ कौन एग्जाम देने वाला है, और आपके अपनी तैयारी को भी एक सही दिशा मिलेगी। इस तरीके से आपको मिश्रा एजुकेशन एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करा रहा है। न केवल स्टडी मटेरियल के साथ साथ रेगुलर टेस्ट के भी हम लोग ले रहे हैं, और आपको रिजल्ट्स और आपके जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने की कोशिश मैं करूंगा। चलिए, ये हमारा सेक्शन, आज का जो वीडियो है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, और ग्रेविटेशन के 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है। इस तीसरे, देखिए, मैं जीआईसी और पीजीटी दोनों के इस वीडियोस को ध्यान में रख के बनाता हूं, ताकि क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जीआईसी और पीजीटी के फॉर्म भरे हुए हैं, तो इसलिए दोनों को एक तैयारी एक साथ हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि हमें किस लेवल तक जाना है। तो आज के जो वीडियो का फोकस है वो सैटेलाइट मोशन के ऊपर है, और ये दोनों पोर्शन में इम्पोर्टेंट है, दोनों जगहों पे पूछा जाएगा। इस वजह से इन चीजों को आज अच्छे से नोट करना है। इस पे न्यूमेरिकल करने हैं, खासकर इसके न्यूमेरिकल बहुत आने वाले हैं। जो डिपेंडेंसी, जैसे रेडियस किस पर डिपेंड करता है और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, ये तमाम बातें इससे पूछे जाने वाली है। तो आज जितने भी फॉर्मूले, जितने भी हम इम्पोर्टेंट बातें आपको नोट कराएंगे, ये 100% आपको एग्जाम में मदद करने वाला है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी चीजें बताया जाए उसे प्रॉपर नोट करें। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सके। चलिए, व्हाट इज द सैटेलाइट, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या है? किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स या उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो उपग्रह ग्रहों के चारों तरफ घूमने वाले, हिंदी में भी लिख दे सकते हैं, ग्रहों के चारों तरफ, प्लैनेट्स के चारों तरफ, चारों ओर घूमने वाले पिंडों को, बॉडीज को सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा मून है, चंद्रमा, वो क्या करता है? सूरज के, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? ग्रह चक्कर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कुछ मानव भी अपने सैटेलाइट्स को क्या करते हैं? अपने जरूरत के हिसाब से छोड़ देते हैं आकाश में, जो चारों तरफ पृथ्वी के घूमता रहता है, वो भी सैटेलाइट है। तो इस तरीके से सैटेलाइट 2 तरीके से कैटेगराइज होता है। एक आपका नेचुरल सैटेलाइट होता है, और एक आपका होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम, और दूसरा प्राकृतिक। ठीक है, तो 2 तरीके के आपके क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। एक नेचुरल, जिसे हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं, जो मतलब हमें प्रकृति ने दिया है, नेचुरल सैटेलाइट कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित या कृत्रिम, ठीक है, तो दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो सैटेलाइट 2 तरीके के, नेचुरल, प्राकृतिक, जिसे आपके क्या है? मून, चंद्रमा, जो पहले से नेचर ने क्या किया है? प्रोवाइड कराया है सैटेलाइट, उसको नेचुरल बोला जाता है। और जो हम बनाते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव के लिए, अपने यूज के लिए, अपने काम के लिए, उसे हम आर्टिफिशियल या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये सब बातें हमें समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। किस तरीके से सैटेलाइट क्या करता है? किसी ग्रह का चक्कर काटता है। ठीक है, तो अब है हमारा मोशन ऑफ सैटेलाइट। उपग्रहों की चाल, तो देखने में आता है, मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो इसके चारों तरफ मान लीजिए मून क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये देखने में आता है कि ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से,
सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी वृत्ताकार पथ पर एक निश्चित वेग से क्या करता है, चारों तरफ इसके रिवॉल्व करता है, चारों तरफ इसके घूमता है। ठीक है, तो इस तरीके का इनका मोशन होता है कि यानी मोशन जो होता है वो सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट मोशन से क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट सर्कुलर पाथ होता है इसका, यानी वृत्ताकार पाथ। मैं बहुत डेफिनेशन में नहीं पढ़ूंगा, खाली इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर लीजिए। सर्कुलर पाथ होता है इसका, और दूसरा क्या होता है, स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं स्पीड कांस्टेंट होता है, सॉरी, क्योंकि वेलोसिटी आपका अगर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है उसके साथ चेंज होता है। तो सर्कुलर पाथ और स्पीड कांस्टेंट करके क्या करता है, कोई भी सैटेलाइट चारों तरफ किसके घूमता है, पृथ्वी किसी भी प्लैनेट या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जैसे घूमता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होता है। अब हमें जो स्पीड होती है वो एक सर्टेन वैल्यू बोली, सर्टेन इसका क्या है, नाम है, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो हमें समझना है ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, तो ये क्या है चीजें। तो अगर हम किसी सैटेलाइट को, मान लीजिए हमारा अर्थ है, किसी सैटेलाइट्स को इसके आर रेडियस के एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब कक्षा, किसी कक्षा में हम क्या करना चाह रहे हैं, मूव कराना चाह रहे हैं, किसी कक्षा में इसको ले जाके सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक क्या होगी, एक सर्टेन वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, एक निश्चित वेग की, एक निश्चित स्पीड की जरूरत पड़ेगी, निश्चित है ना, स्पीड बार बार वेलोसिटी बोल देना है, निश्चित चाल यानी निश्चित स्पीड की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण ये क्या करेगा, चारों तरफ मूव करने के लिए सक्षम हो पाएगा, और उस स्पीड का नाम क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड होता है। ठीक है, तो द स्पीड रिक्वायर्ड, क्योंकि किसी किसी बुक में इसे स्पीड बोल देते हैं, बट मेरा मानना नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का हर मोमेंट, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। द स्पीड रिक्वायर्ड, the speed required to put a satellite into a certain orbit is called orbital velocity या orbital speed, और इसको VO से डिनोट करते हैं, VO से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है। सपोज कर लिया जाए कि ये क्या है, मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, और इसके सेंटर से ये स्मॉल आर दूरी पर हमारा सैटेलाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मास m सपोज कर लें, इसका मास स्मॉल m सपोज कर लें। ठीक है, तो ये अर्थ है, मान लीजिए ये प्लेन आपका सैटेलाइट है, तो ऑब्वियस है कि अगर ये इसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कहाँ से मिलेगा, वो इनके बीच में काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मिल जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यानी अभिकेंद्रीय बल, वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी v0 सपोज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को v0 ले रहे हैं, तो v0²/r, और ये क्या होगा, m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r²। तो एक r से कैंसिल हो गया, mm से कैंसिल हो गया, और इसको हम v0 को जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r।
इसको हम और टर्म इसमें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आर ई है रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये सरफेस से h हाइट पर उड़ रहा है, मतलब सरफेस से h हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई प्लस कैपिटल एच को। तो यही फॉर्मूला हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल आर ई प्लस एच। ठीक है, और भी इसमें चेंजेस किए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको भी आप देख लीजिए, नहीं तो आपको देखने में लगेगा कि ये तो छोड़ दिया गया है। अगर हाइट बहुत मतलब कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अगर हमारा सैटेलाइट जो है वो बहुत नजदीक है, यानी पृथ्वी की सतह से बहुत नजदीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, यानी रेडियस ऑफ अर्थ को हम बहुत क्या कर रहे हैं, लार्जर मान रहे हैं एच से। तो ऐसे केस में हमारा जो आर ई प्लस एच है वो ऑलमोस्ट आर ई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये 6400 किलोमीटर है, तो ये कुल मिला के मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो इसके कंपैरिजन में हम 6400 किलोमीटर ही सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको वी नॉट को अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हैं, जी एम अपॉन आर ई लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तब की केस में जब रेडियस के कंपैरिजन में हाइट जो है वो बहुत कम हो। अच्छा, इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास स्मॉल जी और कैपिटल जी का क्या है, एक फॉर्मूला है स्मॉल जी और कैपिटल जी का, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो एक आर हम यहां ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी आर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम आर ई। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, तो जहां जी एम ई अपॉन आर ई है उसकी जगह हम जी आर ई लिख दें, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी आर ई। ठीक है, अब जी और आर ई की वैल्यू रख के, जी और आर ई की वैल्यू जब रखा जाता है तो इसकी वी नॉट की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको देख के कई बातें एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस फॉर्मूले को देखिए कि ग्रेविटेशनल जो हमारा ऑर्बिटल स्पीड है, यानी कक्षीय वेग, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि किस प्लेनेट के अबाउट हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है, उसकी रेडियस क्या है या उससे दूरी कितना है। अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले को देखते हैं तो उससे दूरी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारा सैटेलाइट कितना हैवी है या सैटेलाइट कितना हल्का है। सैटेलाइट किसी भी वजन का हो, किसी भी वेट का हो, उसका जो क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड होगा किसी हाइट पर ऑलमोस्ट क्या होगा, आर मतलब रेडियस अर्थ के सरफेस के नजदीक, वो 7.92 होगा, या कुछ बुक्स में इसे अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी बहुत अच्छा स्पीड है, यानी एक सेकेंड में 8 किलोमीटर जाना, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया स्पीड है, कि बहुत ट्रेमेंडस स्पीड है। चलिए, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम पीरियड, आवर्त काल। इसको लिख लीजिएगा कि ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब उपग्रहों, कक्षीय वेग उपग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में। फिर आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स तो करिए, ठीक है, आवर्त काल या परिक्रमण काल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी चक्कर करते हुए, यानी जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, तो चक्कर करने का जो समय है, एक चक्कर करने का समय जो है उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ये कितना होगा, हम इसकी बात करेंगे। तो लिख लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट प्लैनेट।
तो देखिए, अगर आप किसी सर्कल पे मूव कर रहे हैं और एक चक्कर का समय निकालना चाह रहे हैं, तो अगर आपको वेलोसिटी पता है और रेडियस पता है तो निकाल सकते हैं। कैसे? एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहे हैं, तो एक चक्कर में चली गई दूरी किसके इक्वल हो जाएगी भाई? यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस यहीं पर आ रहे हैं, तो सर्कल का सरकमफेरेंस यानी वृत्त की वृत्त की आपकी क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। और इसमें जो वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पता लग जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन v0। यही होगा, क्योंकि v0 हम लोग क्या कर रहे हैं? कक्षीय वेग मान रहे हैं। अच्छा, r कितना? अभी हम लोगों ने बताया कि re प्लस स्मॉल h, इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ये भी आपका क्या हो सकता है? टाइम पीरियड का एक छोटा सा फॉर्मूला हो सकता है जो काम में आ सकता है। ठीक है, अब हमारा v0 का क्या करना है? यूज करके इसे और छोटा करने की जरूरत है। तो v0 की वैल्यू हम लोग जो कैलकुलेट किए थे उसमें से क्या कर लेंगे? ले आके इसमें पुट करेंगे। तो v0 की एक वैल्यू थी, ध्यान से देखिए, √GME अपॉन RE प्लस h, इसमें ले आके रख दें। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2πr। अच्छा, इसको मैं भी क्या कर ले रहा हूँ? अंदर ले रहा हूँ, तो अंदर लेने पे क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले लिख लेते हैं एक बार। ऐसे लिख लिया v0 की जगह। अब पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अंदर इन वैल्यूज को क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा? पावर्स मैनेज हो जाएंगे। जैसे इसको हम 4π² कर दे रहे हैं और इसको RE प्लस h का क्या कर दे रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। नीचे यहाँ पर GME है और इस RE प्लस h को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा? पावर 3 कर लेगा। पावर क्या कर लेगा? 3 कर लेगा। तो ये आपका टाइम पीरियड का क्या हो सकता है? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है। बुक्स में 4π² को क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं, तो उसको हम बाहर कर ले, नहीं तो आप देखे और आपको लगा करे बुक्स में बाहर है और सर ने गलती अंदर कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या? 2π √RE प्लस h का क्यूब अपॉन GME। बुक्स में आपको इस फॉर्म में दिखेगा। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, यानी RE प्लस h रेडियस में अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा उसका फॉर्मूला ये। हाँ, डिपेंडेंसी आपसे पूछता है तो कैसे निकालेंगे? पूछे कि किस पर निर्भर करता है, तब तो इस पर भी हम यहाँ आएंगे थोड़ी देर बाद। पहले सारे फॉर्मूले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं इस पे। तो नीचे वाला जो GME है इसको कन्वर्ट कर दे GRE से। अभी किए थे GME को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल GME को GME GRE स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें लिख देंगे तो क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू 2π RE प्लस h का पावर 3 और ये GRE का स्क्वायर है ना। अगर अब फिर से वही अप्रोक्सीमेशन की, अगर हम R को क्या कर लें? बहुत ज्यादा ले लें, मतलब हाइट बहुत कम रखें, सेटेलाइट को कम ऊंचाई पे उड़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? RE प्लस h ऑलमोस्ट RE के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे में 2π यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा? RE का क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? GRE का स्क्वायर। तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी इसमें अंडर रूट G अपॉन RE और बाहर 2π। तो ये भी फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट तो ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब कि अगर हम बहुत नजदीक उड़ाते हैं तो ये हमें वैल्यू मिलेगी और इसकी वैल्यू मिनट में आती है 86.84.6 मिनट। ठीक है, इस पर आइए। अगर टाइम पीरियड का पूछ ले डिपेंडेंसी किस पर है, तो टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी देखिए केवल और केवल h पर है, मतलब हाइट पर है, कितना ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि g कांस्टेंट है, m e मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये भी कांस्टेंट है।
ऑलमोस्ट सब चीजें इसमें ये और ये कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो एच पर डिपेंडेंसी है। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि टी केवल एच पर डिपेंड करता है, यानी ऊंचाई पर। ठीक है। हाँ, पावर कितना होगा, पावर भाई पावर देखिए, रेडियस का पावर 3/2 होगा, हाइट का पावर 3/2, क्योंकि पावर 3 अंदर है और पावर हाफ बाहर है। तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछा गया है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी से रिलेटेड से प्लीज डाउन कर लीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, बस लिख लीजिए, काम देगा। एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट्स, पहले या तो ये करते हैं कि स्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। है ना, स्केप वेलोसिटी। जिसे हिंदी में पलायन वेग कहते हैं। देखिए, पलायन वर्ड बहुत कॉमन सा है, बहुत सारी चीजें ऐसा हुई जो पलायन को देखने को मिलता है। तो अगर किसी जगह से पर्सन क्या हो जाए, छोड़ के चले जाए, फिर वापस ना आए, उसे पलायन बोलते हैं। इसी तरीके से स्केप भी क्या है, अगर हमारा सैटेलाइट क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी या उसकी एनर्जी इतनी हो गई कि वो क्या करे, अपने ऑर्बिट को छोड़ के इन्फिनिटी पे चले जाए। इन्फिनिटी मतलब अनंत पे जाने का मतलब कि पृथ्वी के क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए, या कि उस प्लेनेट के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, तब उसे इन्फिनिटी बोलेंगे, यानी उसकी फील्ड से बाहर चला जाए। तब ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी के साथ वो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी के साथ, उसे हम स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसे वीई से डिनोट करते हैं, यानी अपनी ऑर्बिट के छोड़ने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो v0 = √gre होता है। मैं बस यही फॉर्मूला है इसमें, और या इसे आप वीई से करके √2v0 बोलते हैं। मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूं, कारण ये कि डेटा प्रॉब्लम होती है, लोगों कहते हैं सर एक वीडियो पूरा देख नहीं पाते हैं। चलिए, अब v0 की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप इसमें रख के क्या कर सकते हैं, v के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस नहीं कर सकते, है ना। जैसे v0 की जो एक्सप्रेशंस आए थे, आप इसमें क्या कर लीजिए, जो ve = √2 टाइम्स v0 है ना, तो आप v0 की जगह क्या कर लीजिए, सारी इक्वेशन की वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो आपको वी के अलग अलग क्या हो जाएंगे, वैल्यूज मिल जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एनर्जी से रिलेटेड बातें करते हैं। तो पहला काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर कोई ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा क्या हो रहा है, सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस है, ½ mv² का फॉर्मूला होता है ना काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन v की जगह हम लोग ऑर्बिटल मोशन का स्पीड रखेंगे, तो v0 रखेंगे, तो ये आप ½ v0² कर लेंगे, और v0² की जो वैल्यू है पुट कर लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो v0 का वैल्यू कितना था, √gme r था, तो रख लीजिए। तो यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, 1/2 कैपिटल G स्मॉल m r आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 2 भी होगा, 2 है, ठीक है।
इसी को बेटे हम सॉरी बेटे नहीं कह सकते हम, हमारे आप सीरियल में। तो इसमें क्या है कि इसको हम L = mr² भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सेटेलाइट इसको आप कंपेयर करेंगे 2mr² एंगुलर मोमेंटम से, तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। मैं अभी इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, तो आप याद रखिए कि एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना हुआ काइनेटिक एनर्जी को तो L² = 2mr² लिख सकते हैं। बहुत आसान सा है, बट अभी समय की कमी, ठीक है। इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, mv मतलब मास इंटू पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा -gme m स्मॉल r, -gme स्मॉल r। आप देख सकते हैं इसमें 1/2 है, इसमें gme m 1r², तो सेम है ना, बस खाली माइनस का फर्क है और 2 का फर्क है। तो अगर इसके टर्म्स में लिखना हुआ तो ये कितना हो जाएगा, L/mr²। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। चलिए तीसरा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, और इसकी वैल्यू आती है -gme m/r। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -gme m/2r, और इसको भी आप -L/mr² लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे जो सैटेलाइट्स की एनर्जी है किसी ऑर्बिट में वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको अगर हमें क्या करना है, बाहर ले जाना है। क्या करना है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है और ये मून है, इसको मान लीजिए मूव करा रहे हैं हम लोग, ऐसे मूव कर रहा है ये, और इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने चाह रहे हैं कि बाहर हो जाए, इसका सर्कुलर मोशन ना करे, यानी स्केप वेलोसिटी के साथ बाहर चला जाए। तो हमें क्या करना होगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी नेगेटिव है। अगर इसकी एनर्जी हम 0 कर देंगे, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, यानी आप कहेंगे कि हमारी जो मून है वो क्या हो गई, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर होगी। तो जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उसी एनर्जी को हम लोग बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। क्यों, क्योंकि इतने एनर्जी के साथ ये बधा हुआ है, ठीक है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्केप करना, मतलब बाहर चले जाना, स्केप द प्लैनेट, स्केप द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को क्या कर देना, स्केप कराने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो जितनी एनर्जी क्या है इसके साथ ये मूव कर रहा है नेगेटिव में, उतनी एनर्जी देनी है। यानी आप क्या कर लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो बस gme/2r प्लस में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा सैटेलाइट किस तरीके से क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड और इस पे स्केप वेलोसिटी की वैल्यूज में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल और स्केप के बीच की किस तरीके से उनके ऑर्बिट्स होते हैं, कब सर्कुलर होता है, कब इलिप्टिकल होता है, कब हाइपरबोलिक, और इन सब पे चर्चा करते हुए तब हम लोग बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यानी तुल्यकाली सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आई, जो भी आज मैंने बताया वो आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस इस तरीके से आती रहेंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको मेरे चैनल को शेयर करना पड़ेगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब खुद भी करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे वीडियो चैनल पे क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th की फिजिक्स अपलोडेड है,
वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे इनसे रिलेटेड हैं उनको बताइए कि आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। साथ ही साथ कॉमर्स की भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो एक तरीके से मिश्रा एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल कराने की मेरी इच्छा है और उसके लिए आपके सहयोग की भी हमें जरूरत है। तो प्लीज हेल्प करें और हमारी तरफ से जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच।